बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपको मालूम है कि हम पीरा एक्ट 2024 पढ़ रहे हैं और इसके हमने 11 सेक्शन कर लिए हैं और अब हम 11 सेक्शन से ऑनवर्ड सेक्शन 12 से बात करेंगे और चैप्टर 3 से ऑनवर्ड बात करेंगे। चैप्टर 3 डील करता है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको DERP भी बोलते हैं। इसके इंट्रो के हवाले से सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। जो ये जो बोर्ड है इसको अथॉरिटी क्रिएट करती है। अथॉरिटी मैंने आपको बताया है, पीरा को ही बोलते हैं कि वो अथॉरिटी इसको क्रिएट करती है। इसको डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड या DERP बोलते हैं। इसके अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उनमें एक डिप्टी कमिश्नर होता है। डिप्टी कमिश्नर इसका चेयरपर्सन होता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इसका मेंबर होता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्केचुअल लॉस, ये इसके मेंबर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसका मेंबर होता है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वो भी मेंबर होता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वो भी मेंबर एंड सेक्रेटरी होता है। इसके बाद बाकी को एप्टेटेड एक्सपर्ट्स फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से वो भी इसके मेंबर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अब इसका की रोल क्या होता है, फंक्शन इसके क्या होते हैं। बोर्ड का जो ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर होगा। इसकी मीटिंग कब होनी है ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी। चेयरपर्सन जो इसका होगा वो मीटिंग्स को प्रिसाइड करेगा। अगर वो एब्सेंट है तो कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो चेयरपर्सन करके जाएगा वो प्रिसाइड करेगा। इसका कॉरम जिसके बगैर काम स्टार्ट नहीं हो सकता, कम से कम हाफ लोग होंगे, हाफ लोग टोटल के होंगे इसके अंदर। इसके बाद डिसीजन जो होगा वो मेजोरिटी वोटिंग के बाद लिया जाएगा। अगर वोट दोनों साइड के इक्वल आ रहे हैं तो चेयरपर्सन जो है वो कास्टिंग वोट डालेगी। कास्टिंग वोट होता है डिसाइडिंग वोट, जो फाइनल वोट होता है। इसके अलावा सेक्रेटरी ADC जनरल जो होता है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को रिकॉर्ड करेगा। जो मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं उन सबको रिकॉर्ड करेगा। कोई भी डिसीजन इस वजह से इनवैलिड नहीं होगा कि कोई सीट खाली थी। सेक्रेटरी जो है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्टोरियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है और इन पावर्स को डेलीगेट करता है बोर्ड की तरफ, बोर्ड को दे देता है अगर वो चाहे तो। इसके बाद इस कमेटी के हवाले से बात करें तो बोर्ड जो है जब चाहे, जब उसको ज़रूरत है किसी काम के लिए, तब वो कमेटी क्रिएट कर सकता है, कमेटीज़ क्रिएट कर सकता है। ये जो कमेटियाँ होंगी इनको पावर दी जाएगी और ड्यूटीज़ असाइन की जाएंगी और ये ड्यूटीज़ एंड पावर असाइन करने किसका काम होगा, बोर्ड का काम होगा। अब इसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगे। द बोर्ड जो होगा, बोर्ड के पास तमाम नेसेसरी पावर्स होंगी जो वो इस एक्ट के तहत इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि हमने पीछे स्पेसिफिक फंक्शंस पढ़े अथॉरिटी के, इसके भी स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे। जो बोर्ड है वो अथॉरिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। किस काम के लिए, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर ऑफ अथॉरिटीज़ डायरेक्शंस। इसके अलावा इन्फोर्समेंट स्टेशन को सुपरवाइज करेगा। किस काम के लिए, ओवरसी एंड एवेलुएट देयर वर्क, उनके फंक्शन को एवेलुएट करने के लिए, ओवरसी करने के लिए। और डाटा गैदर करना इसका काम है। डाटा गैदर करने के बाद क्या करना होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे असेसमेंट्स करनी होती हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है। इसके अलावा ये लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा ताकि इन्फोर्समेंट एक्ट को इंश्योर किया जा सके, रूल्स को, स्केड्यूल लॉज को इंश्योर करवाया जा सके। बजट्स प्रिपेयर करना इसका काम होगा। और इसके अलावा रिपोर्ट्स की रिक्वेस्ट्स के हवाले से ये काम करेगा। इसके अलावा कंट्रीब्यूशंस को रिवार्ड करेगा। इसके अलावा जो भी एडिशनल काम जो अथॉरिटी की तरफ से दिए जाते हैं वो सारे काम की इसकी जिम्मेदारी होंगी। देन हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगे चेयरपर्सन के, वो हम देखते हैं। वो कहता है चेयरपर्सन के पास वो तमाम पावर्स हैं, वो तमाम अथॉरिटी हैं जो इसको बोर्ड ने दी हुई हैं, बोर्ड के पास है। वो कहता है चेयरपर्सन की जो की ड्यूटीज़ हैं उनमें एक तो ये है कि वो, असल में ये ड्यूटी सारी मिली जुली सी हैं मोस्टली की। इसका फंक्शन क्या होगा, एक्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाफिज करना।
इन्फोर्समेंट स्टेशंस और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, इन्फोर्समेंट स्टेशंस की रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना, इंक्वायरीज़ को कंडक्ट करवाना, और जहाँ पे ज़रूरत हो असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जो कोई कंप्लेन, कोई ग्रीवेंस की वजह से कोई सिटीज़न कंप्लेन लेके आता है, उसकी कंप्लेन को रीड्रेस करना। इसके अलावा हियरिंग ऑफिसर ने जो रेफरेंस सेंड किया है उसको डिसाइड करना। इन्फोर्समेंट स्टेशन और मैनेजमेंट स्टाफ इनको एडमिनिस्ट्रेट करना। इन्फोर्समेंट स्टेशन क्या होता है ये हम आगे वैसे बात करेंगे, कुछ टर्म्स आपको समझना भी हैं तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ हमने जो शुरू में टर्म्स पढ़ी हैं वो आपको लाजमी पता होने चाहिए इसको समझने के लिए। इसके अलावा इसके पास जो भी एक्स्ट्रा पावर, एडिशनल पावर इसको दी जाएं, उनको ये एक्सरसाइज कर सकता है जब किसी खास मौके के लिए। देन चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 डील करता है हियरिंग ऑफिसर से। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही। चैप्टर 3 हमने बोर्ड के हवाले से बात करता था, चैप्टर 4 बात कर रहा है रेवेन्यू ऑफिसर्स के हवाले से, हियरिंग ऑफिसर के हवाले से। सेक्शन 16 हियरिंग ऑफिसर की जो इंट्रो है उसके हवाले से देखते हैं। वो कहता है हियरिंग ऑफिसर जो है इसको अथॉरिटी अपॉइंट करेगी और ये पास ग्रुप का होगा या पीएमएस का होगा, और इसका स्केल कम से कम 17 का होना चाहिए। पास ग्रुप कौन सा होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज से होगा, और ये सब डिवीज़न के अंदर हियरिंग ऑफिसर के तौर पे काम करेगा और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस को डिसाइड करेगा। कौन फाइल कर सकता है इसको किसी केस के हवाले से? वो कहता है कोई भी ऑफेंडर या एग्रीड पर्सन अपनी रिप्रेजेंटेशन इसके सामने 30 दिन के अंदर अंदर कर सकता है कि भाई ये मेरा केस है, ये सुना जाए। इसके अलावा इसका और क्या है कि मैटर्स ओपन टू रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल्स इन योर। अच्छा, वो कहता है कि जो काम इसने करने हैं, जो मैटर्स इसने डील करने हैं, जो हियरिंग इसने करनी है, वो कहता है अगर किसी इन्फोर्समेंट स्टेशन ने किसी शख्स के ऊपर फाइन कर दिया है, उसके अगेंस्ट किसी लोगों ने हियरिंग ऑफिसर के लिए सामने दरखास्त की है, उसको ये सुन सकता है। किसी चीज़ के, किसी शख्स की कोई आर्टिकल्स, कोई चीज़ें, कोई रेडी, कोई गाड़ी जब्त कर ली गई है, उसके हवाले से ये सुन सकता है। किसी की प्रमिसेस को सील कर दिया गया है, उसके हवाले से ये मैटर को सुन सकता है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट के रिमूवल के हवाले से, पब्लिक नॉइसेंस के हवाले से जो भी मामला होंगे उनको डील करता है। और इन्फोर्समेंट स्टेशन के फंक्शंस के हवाले से जो भी इंसिलरिटी मैटर्स होंगे, एंसिलियरी मैटर्स मतलब इसके अलावा अलग जो भी काम होंगे उनको भी ये डील करता है। कोई और मैटर इस तरह से जो इसको अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, अथॉरिटी जिम्मे लगाती है, वो ये करता है। अच्छा जी, इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका एक स्पेशल हियरिंग प्रोसेस होता है जो एक्ट के साथ कंसिस्टेंट होता है, और इसकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हैं? इसकी पावर ये है कि ये डिसाइड करता है कि क्या ऑफेंस हुआ भी है या नहीं। ये चेक करता है कि फ़ाइन की जो लिमिट है रखी गई है वो ठीक है। अगर उसे लगे कि ये ज़्यादा है तो वो उसको रिफ़ंड करवा देता है। इसके अलावा अगर से लगे कि फ़ाइन ज़्यादा होना चाहिए तो ये एडिशनल फ़ाइन भी इम्पोज कर सकता है। इसके अलावा ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की जो पेक्यूनियरी लिमिट जो उसने जस्टिफाइड की थी उनके बियॉन्ड भी फ़ाइन इम्पोज कर सकता है। इन्फोर्समेंट कॉस्ट, रेंट और एंसिलरी पेनल्टीज़ को डिटरमाइन कर सकता है। ये जो कन्फिस्केटेड एटम्स थी, सील्ड प्रेमिसेस थी, और जो चीज़ें ऑक्शन हुई थी उनके डिस्पोजल के हवाले से भी डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा ये पब्लिक नॉइसेंस के इश्यूज़ थे और जो बाकी इस तरह के मैटर थे उनको भी डिसाइड ये कर सकता है। ये एब्सोल्यूट ऑर्डर जो मैंने पहले बताया शुरू में उसको भी इशू कर सकता है, और ऑर्डर्स जो बाकी ऑफिसर्स ने इसके सबॉर्डिनेट हैं दिए हुए हैं उनको भी रिमूव कर सकता है। और इसको ये सिक्योरिटी बाउंड्स रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट साइट्स को, डिफरेंट रिकॉर्ड्स को, डिफरेंट समन्स को, नोटिफिकेशंस को, इनको भी इंस्पेक्ट कर सकता है। ये इंक्वायरीज़ को खुद भी इनिशिएट कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। ये कोई भी फैक्टर्स हैं उनको मिटिगेट करने वाले उनको भी कंसिडर कर सकता है, इंटरिम रिलीफ भी दे सकता है। इसके अलावा ये एनफोर्समेंट स्टेशन जो है उसको भी सुपरवाइज कर सकता है, करता है।
इसके अलावा जो अथॉरिटी इसको मज़ीद पावर डेलीकेट करती है उन पावर्स को भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जब इसने पेनल्टी डिसाइड करनी है, किन बेसिस पे करनी है? कि पहली बेस ये है कि जो ऑफेंस किया गया है उसकी ड्यूरेशन कितनी है और वो कितना संजीदा है, और इसको करेक्ट करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए कितनी एफर्ट्स दरकार हैं, पब्लिक को इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है, और जो काम कर रहा है बंदा उसकी हैबिट है या नहीं, और उसका जेंडर, उसकी एज क्या है, और बाकी इस तरह के फैक्टर्स इसमें देखे जाते हैं। तब देख के उसको, शख्स को, ऑफेंडर को पेनल्टी दी जाती है। अब हियरिंग का प्रोसीजर क्या होता है? हियरिंग एक्चुअली समरी प्रोसीडिंग्स हैं जो क्विक होती हैं और बड़ी सिंपल होती हैं। यहाँ पे कानून शहादत 1984 अप्लाई नहीं होता, ठीक है, अनलेस कोई इस तरह का ऑर्डर दिया जाए। ये कानून शहादत 1984 इसमें लागू नहीं होता। प्रोसीडिंग जो की जाती हैं ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड भी की जा सकती हैं, ताकि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इनकी की जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे रिकॉर्ड की। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, वो भी इसको अटेंड कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी भी नहीं है। जब इसको हेयरिंग ऑफिसर बुलाएगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर को तब तो लाजमी है। इसके अलावा रिटन और ओरल एविडेंसेस भी सबमिट की जा सकती हैं किसी भी शख्स को। देन हम चलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की तरफ। वो कहते हैं जो भी एविडेंसेस ली जाती हैं वो ओथ के थ्रू या अफर्मेशन के थ्रू ली जाती हैं और उनको रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं वो फाइल किए जाते हैं हियरिंग ऑफिसर के पास और उनको इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल किया जाता है, मतलब सॉफ्ट फॉर्म में भी रखा जाता है। इसके बाद चैप्टर 6 आ जाता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस। पीछे हमने हियरिंग ऑफिसर्स के हवाले से पढ़ा, वो 16 से 18 तक पढ़े थे सेक्शन। अब नेक्स्ट हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन के हवाले से पढ़ते हैं। इन्फोर्समेंट स्टेशन स्टार्ट होता है सेक्शन 19 से। सेक्शन 19 सबसे पहला सेक्शन 19 का सब सेक्शन 1 डील करता है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। वो कहता है गवर्नमेंट किसी भी जगह को थ्रू नोटिफिकेशन इन्फोर्समेंट स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। और इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी? हर सब डिवीज़न में एटलीस्ट 1 या 1 से ज़्यादा इन्फोर्समेंट स्टेशंस मौजूद होंगे। इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर एक सब डिविजनल ऑफिसर होगा जिसको एसडीओ बोला जाता है, जो 16 या इससे अबव स्केल का होगा। एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा जो 14वें स्केल का होगा, और इसके अलावा ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे जो 11वें स्केल के होंगे, सर्जेंट्स होंगे जो 7वें स्केल के या इससे अबव होंगे। इसके बाद सपोर्ट स्टाफ होगा। एडिशनल अपॉइंटमेंट्स को अगर देखें तो यह है कि जो ये अथॉरिटी है ये मोर स्टाफ को भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसको भी अपॉइंट कर सकती है। एम्प्लॉय जो यहाँ पे होते हैं वो स्पेसिफिक यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, वेपन्स कैरी करते हैं और अपने आईडी कार्ड या बैज जो उनके होते हैं उनको डिस्प्ले करके रखते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के हवाले से देखें तो हर इन्फोर्समेंट स्टेशन के पास उसके पास मार्क्ड व्हीकल्स होती हैं और मोटर बाइक्स होती हैं। अथॉरिटी जो है इसने रेगुलेशंस को फ्रेम करना होता है रिगार्डिंग सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेशंस। देन सेक्शन 20 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 20 इज रिगार्डिंग रिक्विजिशन बाय इन्फोर्समेंट स्टेशन। सेक्शन 20 का सब सेक्शन 1 डील करता है रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट। वो कहता है कि अगर इन्फोर्समेंट स्टेशन का जो इंचार्ज है उसको बोर्ड से, सेक्रेटरी बोर्ड से किसी मदद की ज़रूरत है तो वो हियरिंग ऑफिसर के थ्रू मदद हासिल कर सकता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एक्ट। किसी मामले के लिए कोई मदद दरकार है तो वो भी उसको मिल सकती है। अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है? वो कहता है जो ये सेक्रेटरी है वो चेयरपर्सन की कंसेंट के बाद इस रिक्वेस्ट को जो एसडीओ ने की थी, इन्फोर्समेंट स्टेशन के हेड ने की थी, उसको अप्रूव कर सकता है अगर उसके लगे कि ये जस्टिफाइड है।
रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से देखा जाए तो जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी एसडीओ है, वो तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखने का रिस्पॉन्सिबल है और उनको स्टेशन के अंदर रजिस्टर करने का भी रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने एसडीओ के हवाले से बातें करनी है सब डिविजनल ऑफिसर के हवाले से सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1 डील करता है अपॉइंटमेंट के हवाले से। वो कहता है अपॉइंटमेंट किसने करनी है, अथॉरिटी ने करनी है थ्रू नोटिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो भी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स में क्वालिफिकेशन बताई गई है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसको इन्फोर्समेंट स्टेशन के इंचार्ज के तौर पे डील करना होगा। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्सिंग ऑफ एक्ट एंड स्केड्यूल्ड क्लास। इसके मेन पावर्स एंड फंक्शन क्या होंगे, ये अथॉरिटी या बोर्ड के डिसीजन को इन्फोर्स करेगा, एक्ट और स्केड्यूल लॉस की प्रोविजंस को इन्फोर्स करेगा, इंस्पेक्शंस को सुपरवाइज करेगा, नोटिस और समन को इशू करेगा, इंक्वायरीज को कंडक्ट कराएगा, एफआईआर भी रजिस्टर करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, अरेस्ट भी करेगा, लोगों को अरेस्ट भी करेगा, रिपोर्ट्स को मजिस्ट्रेट के पास भी भेज सकता है, पेनल्टीज़ को रिकवर कर सकता है इन्फोर्समेंट कॉस्ट के हवाले से, और इन्फोर्समेंट कॉस्ट को भी रिकवर कर सकता है। जब चाहे इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन भी असाइन कर सकता है। डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना भी इसका काम होता है। तमाम रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स को भी ये कीप करता है। सर्टिफाइड कॉपीज़ भी ये इशू करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो भी सब ऑर्डिनेट्स की होंगी उनको भी कंडक्ट ये करवाता है। और इसके अलावा ये डिपार्टमेंटल रेफरेंस के तहत एक्ट कर रहा होता है। ये जो एसडीओ है, ये जो भी काम करता है उसकी रिपोर्ट हियरिंग ऑफिसर को देता है। हियरिंग ऑफिसर एक्चुअली ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है बाय द बोर्ड एंड अथॉरिटी। ये हियरिंग ऑफिसर की हेल्प भी कर सकता है किसी मामले में अगर उसको ज़रूरत हो। तो इसके अलावा ये ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर के तौर पर भी काम करता है। हियरिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको भी एग्जीक्यूट करवाता है। एग्जीक्यूट मतलब उनको नाफिज करना होता है। इसके अलावा ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के तमाम फंक्शंस भी परफॉर्म करता है अगर इसको करने पड़े तो, और बाकी डेलीगेटेड पावर्स भी एक्सरसाइज करता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ जो भी और फंक्शंस होते हैं उनको भी ये परफॉर्म कर रहा होता है। देन इन्फोर्समेंट ऑफिसर को हम देखें, इन्फोर्समेंट ऑफिसर 23 डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की अपॉइंटमेंट। इसकी अपॉइंटमेंट भी अथॉरिटी ने करनी होती है। इसकी क्वालिफिकेशन भी वही जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अंदर है। इसको भी एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है और इसके पास पावर है कि वो भी किसी भी एरिया के अंदर जो इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर है उसका इंटर हो सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, सील कर सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी के हवाले से इसको मजिस्ट्रेट के वारंट चाहिए होते हैं। और ये जब इंक्वायरी कर रहा होता है तो इसने फॉलोइंग सिचुएशंस को देखना होता है। फॉलोइंग सिचुएशन में ये इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। एक रूटीन पेट्रोल, सस्पेक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, उसके बाद इसे लगे कि कहीं कोई ऑफेंस हो सकता है, शक है, वो भी इसका काम होता है। डेली बेसिस पे पेट्रोलिंग करना वो भी इसका काम होता है। ऑर्डर्स को कंप्लाई करना, जो भी ऑर्डर इसको एसडीओ देगा वो पूरे करना। और बोर्ड के हवाले से जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगी वो प्रोवाइड करना। इसके अलावा विसल ब्लोअर की इन्फॉर्मेशन अगर मिले तो उसको वेरीफाई करना। विसल ब्लोअर में आगे बताता हूँ, बल्कि बताया हुआ है वो पीछे भी, आगे बताता हूँ। डिपार्टमेंट के रेफरेंस के हवाले से काम करना। व्हीकल्स को या लोगों को रोक रोक के चेक करना अगर उसे शक हो तो। वो आइटम्स एंड गुड्स, मतलब वो चीज़ें, वो अशिया जिनसे लगे कि कोई चीज़ वॉयलेट हो रही है, कोई कानून वॉयलेट हो रहा है, तो उनको सीज़ करना। जो जुर्म कर रहा है शख्स उसको अरेस्ट करना। और अगर ज़रूरत पड़े तो अगर आगे से मज़ामत हो तो उसको मज़ामत को कंट्रोल करने के लिए रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कलेक्ट करना भी इसका काम है। एफआईआर और इसका और दूसरी चीज़ के फाइल कंप्लेन करना और एफआईआर को रजिस्टर करवाना भी इसका काम होता है। और इंस्पेक्टर के काम भी, इंस्पेक्टर की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसने एक्सरसाइज करनी होती हैं। नोटिस और समन्स को इशू करना होता है। इंक्वायरीज
इनिशिएट करनी होती है, फाइन्स इम्पोज करना होता है, और इन्फोर्समेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर इसने इशू करना होता है। ये सारे काम इसके होते हैं। बॉडी कैमरा एंड रिक्वायरमेंट, वो कहता है कि तमाम फील्ड एक्शन जो भी हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं वाइल वियरिंग बॉडी कैमरा और सिमिलर रिकॉर्डिंग डिवाइस। ठीक है, रिकॉर्ड किए जाते हैं हर चीज़। इसके अलावा सेक्शन 24 डील करता है कन्फर्मेंट एंड एडिशनल पावर्स। गवर्नमेंट जो होती है वो पुलिस ऑफिसर्स को जितनी एडिशनल पावर्स देना चाहे दे सकती है, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को जो जो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, और मेन इनका जो इनका सीनियर होता है वो इनको उसके सुपरविजन में ये काम कर रहे होते हैं। अब इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है, इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर है, इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जो 14 स्केल का होता है। हर इन्फोर्समेंट स्टेशन, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होगा वो लॉज को इन्फोर्स करेगा अकॉर्डिंग टू स्केजुअल, और कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी वायलेशन हो रही है उसको प्रिवेंट करेगा। और अगर कोई शख्स जो जिसके बारे में ये उसको मालूम है कि ये कोई वायलेशन कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर सकता है, और इसके जिसको लगता है कि इसने कोई गलत काम किया है, इसको गिरफ्तार करना ज़रूरी है, तो उसको गिरफ्तार भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने करना होता है। और तमाम जो सब डिविजनल ऑफिसर मतलब कि एसडीओ के जो फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना होता है इसने। और दूसरी एजेंसीज मतलब पंजाब पुलिस ईटीसी के साथ मिलकर इसने कोऑपरेट भी करना होता है। वो कहता है तमाम एक्शन जो भी ये करता है ये इसने हेयरिंग ऑफिसर को पहुंचाने होते हैं, लेकिन हेयरिंग ऑफिसर को पहुंचाने के लिए पहले इसने एसडीओ को बताना है, एसडीओ आगे हेयरिंग ऑफिसर तक ये बात पहुंचाएगा। देन 26 आ जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले से। वो कहता है कि जो ये अथॉरिटी है, अच्छा जी, आज जो ये अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे से हम बात कर रहे थे कि जो ये अथॉरिटी है इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी नोटिफिकेशन के थ्रू होती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसकी क्वालिफिकेशन भी जो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स में बताई गई है वही होगी। पावर एंड फंक्शंस भी इसके कमोबेश मोस्टली वही हैं। मतलब इसने काम करना होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के नीचे रह के उसके अंडर काम करना होता है। इसका फंक्शन भी जहाँ पे उसे लगे कि कोई ऑफेंस हुआ है, जहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पे वो एंटर होगा, इंस्पेक्ट करेगा, सर्च करेगा, चीज़ों को सील करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को देखेगा। और लेकिन ये सारे काम वो मजिस्ट्रेट की इजाज़त से करता है, सब काम जो भी है। इसके अलावा ये स्टॉप कर सकता है लोग गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, उनका चेकिंग कर सकता है। अगर कोई चीज़ लगे ये गलत गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, ये कोई ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट को कन्फिस्केट करनी है, उसको कन्फिस्केट कर सकता है। नोटिस और समन इसने पहुंचाने होते हैं। आइटम्स को, जो भी गुड्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीज़ें इनको उसने कब्ज़े में लेना होता है। कोई भी चीज़ जो वो किसी से कब्ज़े में लेता है तो उनको जो रजिस्टर होता है बाकायदा इनका बना होता है उसके अंदर दर्ज करना होता है। किसी भी ऑफेंडर को जिसको सीआरपीसी के तहत गिरफ़्तार करना है उसको ये गिरफ़्तार भी करेगा। किसी पर्सन को चेक करना है तो उसको चेक भी करेगा। अगर किसी पे कोई शक है कि ये सस्पिशियस एटम जो इसके पास है तो उसको वो सीज़ भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। जो भी चीज़ें इन्होंने सीज़ की हैं या पकड़ी हैं उनको वो रजिस्टर के अंदर इंटर करेंगे और इसकी एक रिसिप्ट इशू की जाएगी। इस फंक्शन के लिए अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो रीज़नेबल फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और मॉडर्न डिवाइसेस। फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है अकॉर्डिंग उसी इन्फोर्समेंट स्टेशन में जो एक एसडीओ के अंडर होगा। इंक्वायरीज कंडक्ट करवा सकते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसके पास और भी एडिशनल पावर्स हो सकती हैं अगर एसडीओ या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो उसको प्रोवाइड करें तो। इसके बाद सर्जेंट्स होता है जो 7 स्केल का मैंने आपको बताया था, 7 या से अबव स्केल का होता है। वो कहता है अथॉरिटी जो होती है वो जितने सर्जेंट्स चाहे एक
इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर उतने अपॉइंट कर सकती है। एक सर्जेंट के पास प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, वो ऑफिसर्स को असिस्ट करना होता है, एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करना होता है, ठीक है। और मतलब कि जो भी ऑफिसर्स के काम हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करनी होती है। वेपन इसके पास इसने रखना होता है साथ, और इसने अपने प्रिस्क्राइब फंक्शन करने होते हैं। इसके अलावा एक होता है इन्फोर्समेंट स्क्वाड। हर सब डिवीज़न के अंदर एक या एक से ज़्यादा इन्फोर्समेंट स्क्वाड होता है। इसमें कौन कौन होंगे, एक एसडी होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे, सर्जेंट्स होंगे, और बाकी जो भी एम्प्लॉय जो अथॉरिटी नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करती है वो होंगे। इस स्क्वाड की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। जो डीजी होगा वो पावर्स के ऊपर, इसके ऊपर जो इसकी पावर्स हैं इनके ऊपर पूरा इख्तियार रखता होगा, डायरेक्टर जनरल इसकी पावर्स के ऊपर। और जो स्क्वाड के मेंबर होंगे वो वही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जो उनको अथॉरिटी ने प्रोवाइड किए हैं। देन प्रोसिक्यूटर होगा एक, वो कहते हैं हर इन्फोर्समेंट स्टेशन के पास एक प्रोसिक्यूटर होगा जो इस एक्ट के तहत अपॉइंट किया जाता है, और ये भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अपॉइंट किया जाता है। और इसका डिप्यूटेड फ्रॉम पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसमें से इसको डिप्यूट किया जाता है। इसके बाद द प्रोसिक्यूटर शैल परफॉर्म ड्यूटीज फंक्शंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी फंक्शंस इसकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी वो इसने करने होंगे। देन चैप्टर 7 आ जाता है। चैप्टर 7 डील करता है अरेस्ट के हवाले से, कि कौन शख्स है, कौन अरेस्ट कर सकता है और अरेस्ट कैसे की जाती है, कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। पावर ऑफ अरेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरेस्ट की पावर्स, कौन बंदा है जो अच्छा जी, अभी के लिए आप इतना ही रहने दें, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है रिकॉर्डिंग में। बाकी मैं इस चैप्टर के जो भी इश्यूज़ हैं उनको बाद में डिस्कस करता हूँ आपसे, बल्कि ये ठीक हो गया। वो कहता है कि पावर टू अरेस्ट, कौन बंदा है जो अरेस्ट कर सकता है। एक तो इन्फोर्समेंट ऑफिस जो एसडीओ है वो, ईओ जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ये। और बंदा अरेस्ट कब किया जाता है, वो कहता है ये अरेस्ट तब किया जा सकता है जब वो कोई ऑफेंस कर रहा हो, कोई एक्ट कर रहा हो जो स्केड्यूल लॉज के ख़िलाफ़ हो, और गवर्नमेंट ने रेफरेंस किया हो कि इस बंदे को पकड़ना है, या कोई शख्स है जिसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि वो, जिसके हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि वो किसी ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व है, उसके पास कुछ ऐसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो फंक्शंस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या लॉफुल कस्टडी से कोई पर्सन है वो भागा हुआ है, या किसी ऑफिशियल ऑर्डर को वो डिसोबे कर रहा है, उसको अरेस्ट किया जाता है। अब रिकॉर्ड ऑफ अरेस्ट कहाँ पे रखा जाता है, वो कहता है कोई भी अरेस्ट किया जाता है ना, उसका रिकॉर्ड सब डिविजनल ऑफिसर रखता है, और रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भी भेजा जाता है और हियरिंग ऑफिसर के पास भी भेजा जाता है। अब जब अरेस्ट कर लिया गया एक बंदे को, फिर क्या? अच्छा जी, आपके लिए इतना ही रहने दें। आज के लिए इतना ही रहने दें, और प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।